थोड़ा आगे बढ़ते हैं फील्ड में। अब एक बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन हो तो क्या उसका फील्ड होना जरूरी है? और दूसरा, अगर वो फील्ड हो तो क्या इंटीग्रल डोमेन होना जरूरी है? तो पहला क्वेश्चन, इज एवरी इंटीग्रल डोमेन ऑफ फील्ड? आप लोग जवाब देंगे इसका? सर नहीं होगा, इंटीग्रल डोमेन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये ले लेते हैं बच्चों, इंटीजर्स का सेट, ऑर्डिनरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं? यस सर। यस सर। क्या ये फील्ड भी है? नो सर। नहीं है। क्यों? सर ये मल्टीप्लिकेशन 5 इंटीजर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होता है, क्या ये भी इंटीजर है? नो नहीं। सर। तो बच्चों 1 और -1 के अलावा किसी भी नॉन जीरो इंटीजर का इनवर्स एडजस्ट नहीं करेगा इसमें। इनवर्स मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमने ये देखा कि इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना जरूरी नहीं है। क्या इतना हर एक को क्लियर है? यस। ठीक। यस सर। क्या इंटीग्रल डोमेन कभी फील्ड नहीं होता? हो सकता है सर, अगर उसमें इनवर्स हो, जैसे क्यू और आर। तो ये ले लेते हैं, क्या इंटीग्रल डोमेन है रियल नंबर का सेट? यस सर। और क्या ये फील्ड भी है? यस सर। हाँ। तो बच्चों मतलब यह है कि इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी। हमने 2 एग्जांपल देखे, एक नहीं वाला पहले देखा, तो होने वाला देख लिया। चलो ठीक है। अब यहां से फिर दूसरा सवाल, इज एवरी फील्ड एन इंटीग्रल डोमेन? इसका क्या जवाब देंगे? सर इसमें भी कंडीशन है सर, अगर वो विदाउट जीरो डिवाइजर हुआ, अगर फील्ड विदाउट जीरो डिवाइजर है तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। हमेशा हो, फील्ड हमेशा इंटीग्रल डोमेन। देखो बेटा, सपोज ए बी 0 है और ए 0 नहीं है, ठीक है, फील्ड में। यस। अगर ए 0 नहीं है, यहां पर ए और बी दोनों फील्ड के एलिमेंट ले रखे हैं मैंने, तो फिर ए इनवर्स फील्ड में होगा या नहीं? यस सर। फील्ड को हम ऐसे दिखाते हैं बच्चों, 2 लाइन है और एफ। तो अगर ए इनवर्स फील्ड में होगा, क्योंकि नॉन जीरो का इनवर्स होता है फील्ड में, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो एसोसिएटिविटी से ऐसा लिख सकते हैं, और राइट साइड 0 आ जानी चाहिए। हमने एक दिन प्रूफ किया था, कोई एलिमेंट इनटू 0, ए बी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू 0। तो ये बताइए कि फील्ड भी विदाउट जीरो डिवाइजर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो बस, तो इससे क्या समझ में आया? एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। हाँ, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी, हमने दोनों किए। ठीक है।
यस सर। हाँ, तो अब यहां से एक काफी फेमस थ्योरम है, हम उसे करते हैं। अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है तो ये गारंटी है कि वो फील्ड होगा। तो ये काफी फेमस थ्योरम है और हमारे यहाँ वाले पूछते रहते हैं, तो इसको तैयार करना जरूरी है। इनफाइनाइट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमने कहा। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो थ्योरम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। इसको प्रूव करते हैं और मैं फिर कह रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल, अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है ना, तो इस थ्योरम से डायरेक्टली कह दो कि वो इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही होगा, उसमें क्या बड़ी बात है। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं कैसे करें। तो लेट इंटीग्रल डोमेन को हम डोमेन शब्द दो से दिखाते हैं, और मान लो इसमें ये एलिमेंट है, फाइनाइट दिखाना है इसको। लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन। मान लेते हैं डी जो है एक इंटीग्रल डोमेन है, तो डी फाइनाइट ही हुआ फिर, ठीक है। तो ये फाइनाइट हो गया। अब हमें इसको फील्ड दिखाना है, तो इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये दिखा पाया कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और हर एक का इनवर्स होगा, तो ये काफी है। ऐसा करते हैं, कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट हो टी में, उसका नाम ए है, तो ए भी इन्हीं में से होगा ना, A1 A2 A3 एन में से तो होगा। क्लियर है? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, तो ए नॉन जीरो ले लिया और ए डी का ही एलिमेंट है। तो नाउ बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हम दिखा सकते हैं कि A1 ए सब में ऑपरेट कर दिया, A2 AN आर ऑल्सो, भाई सब डी के ही एलिमेंट थे, क्लोजर से ये भी डी का होगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तो मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, तो ये सब डी के ही एलिमेंट हो। क्लियर है इतना? दूसरी बात, नो टू ऑफ दीज विल बी इक्वल, और ये सब आपस में डिफरेंट होंगे। अब आपने कहा आपको कैसे पता डिफरेंट होंगे, तो चलो देखो, अदरवाइज कोई दो को बराबर करके देख लेते हैं। ए आई इक्वल टू ए जे, तो फिर बच्चों ए कॉमन, ए आई माइनस ए जे इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए आई माइनस ए जे 0 हो जाएगा, क्योंकि ए को तो आप पहले ही नॉन जीरो मान चुके हैं, शुरू में देखिएगा ऊपर प्रूफ में दूसरी लाइन, ए तो आपने नॉन जीरो लिया है, तो एंड डी इज इन इंटीग्रल डोमेन, तो डी इज विदाउट जीरो डिवाइजर हुआ या नहीं? यस सर। तो विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो 8 को तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो फिर ए, तो यहां से ए आई इक्वल टू ए जे आ जाएगा, और ये कंट्राडिक्शन है। आप कहेंगे आपको कैसे पता है कंट्राडिक्शन है? अरे भाई सबसे ऊपर देखो, आपने ये जहां टिक का निशान है, डी इक्वल टू माना है A1 A2 A3 AN, तो यहाँ सेट का हर एलिमेंट एक ही बार तो लिखा होगा आपने, या दो बार लिख दिए? यहाँ सब AI AJ जो भी होंगे वो डिफरेंट होंगे या नहीं होंगे? यस सर।
तो Yes, फिर यहाँ sir. नीचे AI इक्वल टू AJ आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं अगर वो डिफरेंट है तो इसका मतलब ये सबसे सब डिफरेंट है। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, one of these AA1, AA2, AAN will be equal to A। अच्छा बच्चों, ऊपर n एलिमेंट थे, उन्हीं में से एक एलिमेंट A भी था कहीं बीच में। अभी भी ये सब n एलिमेंट ही है क्योंकि कोई भी दो कॉमन तो आए नहीं, तो सब n ही है और क्लोजर से वही है। तो अब हर बार बस इस बार ये हो गया कि हर एक एलिमेंट A से मल्टीप्लाई हो चुका है लेफ्ट साइड से, वो भी कोई बात नहीं। तो इनमें से कोई एलिमेंट A के बराबर होगा या नहीं? यस सर होगा। हो गया फिर। तो मान लो आपने AAT इक्वल टू A कर दिया, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि जो AT है इज यूनिटी। AT किसका रोल निभा रहा है? सर यूनिटी का। यूनिटी, क्योंकि ये तो कोई भी लेटेस्ट डिनोटेड बाय 1। तो फिर अब 1 जो है वो भी D में ही है ना? यस सर। Yes, sir. तो फिर ऐसा भी होगा कि कोई हर एलिमेंट A इंटू समथिंग है, तो AS इक्वल टू 1 भी होगा कहीं। तो फिर A का इनवर्स एडजस्ट कर रहा है नहीं? यस सर। अरे इनवर्स A को किसी से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई, यूनिटी आ गई। तो दो नंबर के प्रोडक्ट से यूनिटी आती है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं या नहीं? यस तो A नॉन जीरो लिया था हमने शुरू में और आपने दिखा दिया कि उसका इनवर्स है, तो नॉन जीरो का इनवर्स है मतलब, तो ये फील्ड हो गया या नहीं? यस सर फील्ड है। That is, every non-zero element of D has multiplicative inverse. Inverse in D. This implies D is a field. तो भाई अगर वो, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो इंटीग्रल डोमेन है और फाइनाइट है तो फिर फील्ड है वो, उसमें कोई डाउट ही नहीं। डाउट इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन के साथ हो सकता है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन के साथ तो डाउट है ही नहीं कहीं पर भी। ये काफी अच्छी थ्योरम है बच्चों, बहुत सारी जो पूछी जाती है। मैं सारी चीजों को फिर समराइज कर रहा हूं। अगर वो फील्ड है तो गारंटी है इंटीग्रल डोमेन की। अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो किसी विद्वान आदमी ने फाइनाइट फील्ड में कंफ्यूजन दूर कर दिया। उसने कहा फाइनाइट फील्ड अगर है, सॉरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो गारंटी है जो फील्ड हो। इनफाइनाइट में किसी ने हो सकता है ना कि और कोई थ्योरम हो सकता है, कल को आप लोग बताएं कि कोई इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन किस कंडीशन में फील्ड होगा, कोई थ्योरम डायरेक्ट शॉर्टकट, तो ये आप बता सकते हैं, कल को सोचें भविष्य में। अभी तो अलजेब्रा एंजॉय करो, चीजें सीखो। सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, sir. चलिए ठीक है।
तो बच्चों आज मैं इतना ही बता रहा हूं, अब आप लोग मेहनत करिए, किताब खोलिए और कुछ क्वेश्चंस करिए। इंटीग्रल डोमेन, फील्ड और मैंने जो ऋण, इन पर मेहनत करिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपका फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन में 8 चीज बची है, बाकी नाम आ चुके हैं सब। देखिए थ्योरम बहुत सारी होंगी, कई नई चीजें सीखेंगे, लेकिन जो नाम है 3 आ चुके हैं, ऋण, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। 8 बचा है आइडियल। तो कल तो नहीं होगा, कल मैं बताऊंगा आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ऋण की, कैरेक्टरिस्टिक पे कुछ काम कराऊंगा। उसके बाद फिर 1 या 2 क्लास में आइडियल पे आ जाएंगे हम। बाकी जो आइडियल है वो रीढ़ की हड्डी है ऋण थ्योरी की, अगर आपको आइडियल में काम करना आ गया तो उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, आप एंजॉय भी कर रहे होंगे और मेंटेन भी करेंगे। चलिए ठीक है, इतना ही करते हैं, कल आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।